नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। यह जो कुंडली विश्लेषण है 17 अगस्त 1984, समय है रात के 12:45 सिलीगुड़ी का जन्म है। इनकी कुंडली पर हम लोग विचार करेंगे, लग्न कुंडली का एनालिसिस करके अच्छे और बुरे चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति को मैं आपको बता देता हूँ। इनकी कुंडली जो है मिथुन लगन की है, यानी लगन का स्वामी बुध है, जिसे आप कहेंगे लग्नेश बुध है। लग्न जो है इनका 1 डिग्री का है और लग्न जो है मृगशिरा नक्षत्र में है। सूर्य इनका सिंह राशि में है, यानी अपनी ही राशि में है और 0 डिग्री का है। अब यहाँ पे लगन की डिग्री कम है, 1 डिग्री है और सूर्य की भी डिग्री 0 है, यानी सूर्य लग्न की डिग्री के काफ़ी समीप में है। तो यहाँ के पे सूर्य की कम डिग्री देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य अपना पूरा प्रभाव लग्न को दे पाएगा क्योंकि लग्न की डिग्री के समीप में ही है। चंद्रमा मीन राशि में है, यानी इनकी राशि मीन होगी, 26 डिग्री का है। मंगल वृश्चिक राशि में है, यानी स्वाग्रही है। इस कुंडली में सूर्य स्वाग्रही हो गया, मंगल स्वाग्रही हो गया, 5 डिग्री का। बुध इस कुंडली में वक्री भी है और अस्त भी दिखा रहा है, 19 डिग्री का है। अब यहाँ पर आपको ये एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसी कुंडली में सूर्य सिंह राशि पे 0 डिग्री का है, बुध 19 डिग्री का है। डिग्री में 19 डिग्री का अंतर है, इसलिए हम इसे अस्त नहीं मान के चलेंगे। काफ़ी अंतर आ गया है तो हम इसे अस्त नहीं लेंगे, यानी बुध अपना प्रभाव दे पाएगा। गुरु इस कुंडली में वक्री है, अपनी ही राशि धनु पर है, 9 डिग्री का है, ठीक है। शुक्र सिंह राशि में बैठा हुआ है, यानी सूर्य के साथ ही है, 17 डिग्री का है। सूर्य इसी कुंडली में 0 डिग्री का है और वहीं पर शुक्र 17 डिग्री का है, इसलिए ये शुक्र भी अस्त नहीं है, शुक्र भी उज्ज्वल है। शनि इसी कुंडली में तुला राशि पर है, यानी उच्च राशि में, 17 डिग्री का है। राहु वृषभ राशि में है, यानी मित्र की राशि में है। केतु वृश्चिक राशि मित्र की राशि में है। तो ओवरऑल ये हो गया कौन सा ग्रह किस राशि में कितने डिग्री का है। अब इनके लग्न चक्र पर चलेंगे और वहाँ से हम आपको इनके लग्न कुंडली का विवरण देने वाले हैं। यहाँ पर लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली आपके सम्मुख है। सबसे पहले जब भी कुंडली का विश्लेषण आप प्रारंभ करिए तो लग्न से ही प्रारंभ करिए। लग्न इनका यहाँ पर है, मिथुन लगन की कुंडली है, लग्नेश बुध है और यह बुध जो कि लग्नेश है वह 3य भाव में बैठा हुआ है। परिश्रमी बहुत हैं ये। लग्न मतलब शरीर होता है और परिश्रम वाले भाव में गया है, तो ये परिश्रमी बहुत है, परिश्रम अच्छा खासा करेंगे। लगन में कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा है, बल्कि शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि भी है, तो लग्न पे गुरु की दृष्टि इनके आयु व स्वास्थ्य की वृद्धि करेगा। लग्नेश भी ठीक स्थिति में है। लग्न को और मजबूत करने के लिए इनका कारक ग्रह भी बन जाता है ये बुध। ये लगन का स्वामी है और भूमि भवन वाहन सुख भाव का स्वामी है, तो बुध के लिए इनको पन्ना पहनने से पन्ना का लाभ इनको काफ़ी अच्छा मिलेगा। यहाँ पर बुध शुक्र के साथ में बैठा है जो इनके पंचम भाव का स्वामी है, यानी शुक्र भी इनका कारक ग्रह है। बुध इस कुंडली में कारक है, शुक्र भी कारक है। 2 कारक ग्रह एक साथ बैठे तो अच्छा योग बन जाता है, तो इसलिए इनको शुक्र का भी स्टोन पहनना चाहिए। इससे बुध और शुक्र दोनों का जो योग है, युति है, उसका फल ज़्यादा मिलेगा। दोनों की युति में एक चीज़ देखिए, बुध कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का, और शुक्र कितना है, 17, यानी बुध और शुक्र
करीब करीब ही है और सूर्य 0 डिग्री का है, सूर्य काफ़ी पीछे है। तो बुध और शुक्र का स्टोन इनको काफ़ी अच्छा फायदा देगा क्योंकि इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये दोनों ग्रह इनकी कुंडली से कारक होते हैं। सूर्य इसी भाव का स्वामी होके इसी भाव में बैठा हुआ है, परिश्रम भाव का स्वामी होके परिश्रम भाव में, ये परिश्रम से मेहनत, मान सम्मान वगैरह दिलाएगा। द्वितीय भाव का अगर हम विश्लेषण करें तो यहाँ पर द्वितीय भाव में 4 नंबर की गिनती यानी कर्क राशि है, इसका स्वामी कौन सा ग्रह हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ये जो चंद्रमा है द्वितीय भाव का स्वामी, वो आकर के बैठा हुआ है 10वें भाव में 27 डिग्री का गुरु की राशि में। जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी गुरु वक्री है। तो गुरु के वक्री होने के नाते चंद्रमा का परिणाम धीरे धीरे मिलेगा, अनस्टेबल रह सकता है। चंद्रमा का परिणाम, धन का परिणाम थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा, जिसके लिए आगे उपाय की चर्चा हम लोग करेंगे। आगे देखिए, इनकी कुंडली के 5वें भाव में शनि उच्च का बैठा हुआ है। 5वें भाव में अगर शनि उच्च का होता है, जो कि इनके भाग्य भाव का भी स्वामी है, तो अगर संतान उत्पत्ति हो चुकी है तो यह शनि जागृत हो चुका है, भाग्य का स्वामी संतान भाव में है, उच्च का है। और ये भी ये दर्शाता है कि संतान के माध्यम से इनको आगे भविष्य में बड़े सुख मिलेंगे। कुछ लोगों की कुंडली जो होती है ये प्रॉमिस कर जाती है कि जब संतान होगी तो संतान के द्वारा भूमि, भवन, वाहन, यश, प्रसिद्धि, परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। वो चीज़ यहाँ पर है क्योंकि संतान का में ये उच्च का होके बैठा हुआ है और संतान का कारक गुरु भी स्वाग्रही है। इस कुंडली में एक जो गड़बड़ चीज़ है, ये 6ठे भाव में मंगल और केतु का होना, ये थोड़ा सा अच्छा योग नहीं है। अब यहाँ पे मंगल अपनी ही राशि का है और साथ में केतु के बैठा है। दोनों की डिग्रियों को देखिए तो अधिक अंतर नहीं है। केतु 9 डिग्री पर है, फिर 8 आएगा, 7 केतु उल्टा चलेगा और मंगल सीधा 6, 7, यानी मंगल केतु की तरफ बढ़ रहा है और केतु मंगल की तरफ बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में ये योग गड़बड़ हो गया है। इस स्थिति में इनको शारीरिक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में इनको पैर से संबंधित समस्याएं आएंगी क्योंकि यहाँ से इन दोनों ग्रहों की दृष्टि कहाँ जाएगी? 12वें भाव पर जाएगी। तो 12वां भाव हमारे पैर का होता है, पैर में इनको दिक्कतें आने वाली हैं। वैसे भी आप ये देखिए, इनका मंगल जो है ये पाप कर्तरी योग में है। मंगल के एक तरफ कौन सा ग्रह बैठा है? शनि, और एक तरफ कौन सा ग्रह है? केतु। इधर 9 डिग्री पर ये है, ये पिछली राशि में 17 डिग्री का, मंगल 6 डिग्री का। तो मंगल इनका पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है। मंगल जो है 6ठे भाव का कारक होता है, रोग, ऋण, शत्रुओं का। तो अगर मंगल यहाँ पर पीड़ित है तो इनको जो है ऋण की समस्या, धन की समस्या, ये सारी चीज़ें परेशान करेंगी। आंतों का भी इनको विशेष ख्याल रख के चलना चाहिए। बहुत वजन वगैरह उठाने से बचना चाहिए क्योंकि कभी कभी 6ठे भावों के पीड़ित होने से, हालांकि मंगल स्वराशि में है तो उतना अधिक पीड़ित नहीं हो पाया है, लेकिन यदा कदा ये हार्निया जैसी परेशानी पैदा करने का भी प्रयास करने लगता है। अब एक मैं स्पेशल सूत्र बता रहा हूँ जिसको मैंने बहुत दिनों से एब्जॉर्ब किया है। 7वें भाव में वक्री होने से ग्रह 7वें भाव के फल को बिगाड़ देता है। 7वें भाव में गुरु होके बैठा हुआ है, वक्री अवस्था में यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है। और बहुत सारी कुंडलियों में हमने देख लिया है गुरु का विशेष प्रभाव वक्री अवस्था में 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ देता है। यहाँ पर ये दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ेगा, दाम्पत्य जीवन के टूटने की भी संभावना बहुत अधिक बनी हुई है, तलाक के योग बन रहे हैं। इसमें एक कारण ये भी है, एक तो यहाँ पर गुरु वक्री है ही, साथ में शनि की तीसरी दृष्टि भी आ रही है, ये भी कारण है। तो यहाँ पे तलाक के योग बन रहे हैं, 2 विवाह का योग इस कुंडली में लागू हो रहा है। अगर आप नवमांस कुंडली देखेंगे तो नवमांस कुंडली का लगन देख लीजिए। लगन जो है ये दाम्पत्य का होता है, जीवन साथी का। लगन का स्वामी जो शुक्र है वो नीच राशि में 12वें भाव में बैठा है। किसी भी लग्न कुंडली का आप एनालिसिस कर लीजिए और किसी भी वर्ग कुंडली में आप तुरंत लग्न और लग्नेश को देखते हुए जाइए।
जैसे इस कुंडली में आप देखेंगे तो लगन इनका खराब हो गया। लगन पे देखिए सूर्य की दृष्टि है, सूर्य नीच राशि को देख रहा है और लग्नेश भी नीच राशि में है। तो ये बता दिया कि इनका दाम्पत्य जीवन बिगड़ेगा और यहाँ से भी संकेत मिल गया। जैसे सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार होता है, तो सप्तमांश कुंडली में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको क्या देखना, किसी भी वर्ग कुंडली में लग्न को और लग्नेश को देख लीजिए, उस वर्ग कुंडली की सारी स्थिति स्पष्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे इनका नवमांश भी इंडिकेशन दे रहा है कि इनका विवाह टूटेगा, विवाह टूट जाएगा, फिर दूसरे विवाह का योग भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है, गजकेसरी योग बना रहे हैं, तो ये दूसरा विवाह कराएगा। अगली बात ये है कि यहाँ से गुरु की दृष्टि देखिए 7, 8, 9 इस भाव पर आ रही है, जो कि द्वादश भाव का स्वामी शुक्र है, या भाव का स्वामी ना ही हो, शुक्र को भी गुरु देख रहा है, तो दूसरे विवाह का सुख इनको कराएगा, दूसरा विवाह देगा। कब देगा वो अभी हम जब इनके सवाल लेंगे तब देखेंगे। फिलहाल इनकी कुंडली से जो हमें प्राप्त हो रहा है, एक तो ये प्राप्त हो रहा है कि मंगल और केतु के कारण इनको हेल्थ की समस्याएं रहेंगी। मंगल के पीड़ित होने के नाते इनको कर्ज आदि की भी समस्या रह सकती है। ये सारी चीज़ें इनको परेशान करने वाली हैं। अब एक जो सबसे बड़ी चीज़ है इस कुंडली में, चंद्रमा को देखिए, दशम भाव का चंद्रमा है, इसके आगे कोई ग्रह नहीं है, इसके पीछे भी कोई ग्रह नहीं है, इसके साथ में भी कोई ग्रह नहीं है, तो ये मिनी केमद्रुम दोष बना रहा है। पूर्ण रूप से यह दोष लागू नहीं हो पाया, अन्यथा इनका जीवन बहुत ही बुरा हो जाता आर्थिक मामलों में, क्योंकि चंद्रमा से दशम में गुरु बैठा हुआ है। अब यह योग पूर्ण रूप से भंग मान लिया जाता। चंद्रमा की डिग्री कितनी है? 27, गुरु की डिग्री कितनी है? 10। अगर इस चंद्रमा की डिग्री इस गुरु से कम रहती या गुरु का तो अधिक हो गया होता, ये 27 है, ये 28 रहता, तो ये केमद्रुम दोष पूर्ण रूप से भंग हो जाता। चूंकि ये दोष पूर्ण रूप से भंग नहीं हो पाया है, इसलिए इनके जीवन में आर्थिक संकट चलते रहेंगे। अगर आप इनके जीवन में कोई भी आर्थिक संकट है तो उसके 2 कारण है। एक तो चंद्रमा कारण हो जाएगा, दूसरा मंगल केतु की युति कारण हो जाएगी। केतु यहाँ से 7, 8, 9 केतु यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है। इनका पैसा भी बेवजह के कार्यों में जा सकता है, बर्बाद हो सकता है, फंस सकता है, तो ये योग भी केतु की दृष्टि से बन रहे हैं। एक तो मंगल केतु के अंगारक दोष की शांति करानी है, दूसरा चंद्रमा के केमद्रुम दोष की शांति करानी है। 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है, कभी कभी ये कल्पनाओं में जीने लगते हैं, सपने देखने लगते हैं, तो उस चीज़ के बजाय आप प्रयास करिए। चंद्रमा अकेला है, काम में मन और अधिक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा के आगे पीछे साथ में कोई नहीं है, कर्म भाव में यह योग बना हुआ है। काम में जितना समर्पण होना चाहिए वो ये दे नहीं पा रहे, थोड़ा अधीर है, थोड़े में ही अधिक रिजल्ट पाने की गुंजाइश ना करिए, थोड़ा और समय दीजिए काम पे, थोड़ा और लड़िए, थोड़ा और डेडिकेशन लाइए काम में, तो आप सफल हो जाएंगे। आगे अभी इनकी देखिए मीन राशि है, वर्तमान में चंद्रमा से शनि का गोचर प्रारंभ हो गया, मीन राशि वालों की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। शनि महाराज 17 जनवरी को इस राशि में आए हैं, अब इनकी 7.5 प्रारंभ हो चुकी है, और इनकी कुंडली में भी शनि उच्च का है, और शनि जो है अष्टम और नवम का स्वामी है। जब शनि अष्टम का प्रभाव देगा तो इनको पीड़ित करेगा। अभी शुरुआत में जो है ये, चूँकि शनि जो है यहाँ पर विषम राशि में बैठा हुआ है, तो पहले तो इनको इसका प्रभाव देने का प्रयास करेगा, फिर बाद में अष्टम का भी प्रभाव 30% देगा। तो 7.5 में इनको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि धन भाव पे डालेगा नीच राशि पे चंद्रमा से, तो धन का अपव्यय होगा, इनके बेवजह खर्चा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो गाड़ी ही बिगड़ जाएगी, उसी में लग जाएगा कुछ पैसा। कुछ न कुछ शनि के लिए भी उपाय इनको करते रहने हैं 7.5 के लिए। दूसरा, अभी गुरु का गोचर इनकी राशि पर से ही है, ठीक है, अक्टूबर में गुरु का गोचर यहाँ हो जाएगा, तब जो शनि की दृष्टि के द्वारा धन हानि का योग बन रहा है 7.5 में, वो थोड़ा सा रुकेगा। और अभी राहु और केतु का गोचर भी खराब है, राहु यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, तो राहु दूसरे भाव में है, केतु अष्टम भाव में, अक्टूबर में ये भी हट जाएंगे, तो इनके व्यवसाय में तरक्की का योग पुनः प्रारंभ हो जाएगा।
तो ये इनके ओवरऑल कुंडली का विश्लेषण रहा। आप कुछ योग देख लेते हैं। इनकी कुंडली में लग्न जो कि केंद्र में भी आता है, पंचम त्रिकोण, लग्न और पंचम के स्वामी बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं तो यह एक राजयोग बना हुआ है। दूसरा, इनकी कुंडली में राजयोग ढूंढते हैं तो शनि उच्च का है, किसी के साथ योग नहीं कर रहा है। गुरु वक्री हो जाए सप्तम में तो बुरा ही है, दाम्पत्य बिगाड़ के रख देगा और आर्थिक उथल पुथल तो बना के रखेगा ही रखेगा। कारण क्या है ये भी समझ लीजिए। अगर केंद्र में बृहस्पति हो और अपनी स्वराशि में हो, वक्री ना हो, तब तो वह हंस नाम के राजयोग का प्रभाव देता है। लेकिन अगर वक्री हो गया है बृहस्पति तो उस हंस राजयोग का प्रभाव नहीं मिलता भौतिक उन्नति के लिए, भोग विलास में तब गुरु मदद नहीं करता है। तो वक्री हो जाने के नाते गुरु का अपनी स्वराशि में होने का प्रभाव भी खत्म हो गया है। यहाँ पर गुरु राजयोग, हंस नामक राजयोग बन रहा है, लेकिन वक्री होने के कारण से उसका प्रभाव बड़ा ही अल्प मिलेगा। अंगारक दोष बना हुआ है मंगल और केतु के कारण, जो इनके पैर आदि में समस्या दे रहा है। गांठों का स्वामी बृहस्पति है, वक्री है, दशम भाव का स्वामी वक्री हो तो व्यक्ति के पैर के जोड़ में भी दर्द होता है। ओवरऑल कुल मिलाकर के कोई बहुत अच्छे राजयोग नहीं है। एक राजयोग हमें मिला है, उसमें भी केमद्रुम दोष बन गया है, तो केमद्रुम दोष के कारण यह राजयोग का प्रभाव भी खत्म होता नजर आ रहा है। इसकी शांति से इसका लाभ इनको मिलेगा। आगे चलेंगे, इनकी दूसरी कुंडलियों पर आपको संक्षेप में बताते हुए चलेंगे कि कैसे वर्ग कुंडलियां इनके लिए काम करेंगी। इनके सुदर्शन चक्र को देख लीजिए। क्या ये जीवन भर मेहनत और परिश्रम करना चाहेंगे कि हार जाने के बाद, ठोकर लग जाने के बाद, असफल हो जाने के बाद काम करना बंद कर देंगे? इनकी लगन कुंडली से दशम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्र कुंडली से दशम भाव में गुरु बैठा हुआ है और सूर्य कुंडली से दशम भाव में राहु बैठा हुआ है। लग्न, सूर्य और चंद्र तीनों कुंडलियों से दशम भाव में ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं मान सकता, काम करेगा ही करेगा। एक बार, दो बार, चार बार असफल हो लेकिन फिर शुरुआत करेगा ही करेगा। यानी ये जीवन भर कर्मशील बने रहेंगे, कर्म करते रहेंगे। थोड़ा सा उपाय कर लेंगे अगर तो इनको इसका लाभ भी मिल जाएगा। तीनों कुंडलियों से दशम भाव में ग्रह का होना बड़ा अच्छा माना जाता है, हार मानने वाले नहीं हैं। अब अगर आप इनकी इस कुंडली से, सूर्य कुंडली से देखना चाहते हैं कि इनके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस भाव का है, लग्न, द्वितीय, तृतीय, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति की कुंडली जीवन में किस भाव का सबसे ज़्यादा असर है, यह देखने के लिए आप इस सुदर्शन चक्र की कुंडली से देखिए कि लग्न, सूर्य और चंद्रमा से किस भाव में सबसे अधिक ग्रह है। तो हम देख लेते हैं इनके कुंडली में तृतीय भाव, ये लगन से तृतीय, ये चंद्रमा से तृतीय और ये सूर्य से तृतीय भाव बनता है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ग्रह बैठे हुए हैं। तृतीय भाव किसका होता है? मेहनत और परिश्रम का। तो इस भाव का प्रभाव इनके जीवन में बहुत अधिक रहेगा, स्ट्रगल का, संघर्ष का, मेहनत का अधिक रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम देख लें किस भाव में सबसे अधिक ग्रह हैं, तो यहाँ पे हमें छठे भाव में कुछ ग्रह मिल रहे हैं। लग्न से छठे में 2 ग्रह, चंद्रमा से छठे में 3 ग्रह, 3, 2, 5 ग्रह। यहाँ पर कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5 ग्रह तृतीय भाव में भी थे, 5 ग्रह छठे भाव में भी हैं। किसी और भाव में इससे अधिक ग्रह हों, कर्म भाव में तो आप देख ही रहे हैं 3 ग्रह हैं, और लगन में ही देख लीजिए 2, 2, 4 ग्रह हैं। यानी सबसे ज़्यादा इनके जीवन में जिन चीज़ों का प्रभाव रहना है वो तृतीय भाव का और छठे भाव का। छठा भाव हमारे जीवन में परेशानी देता है, स्ट्रगल देता है, कंपटीशन देता है, और तीसरा भाव मेहनत करवाता है। वैसे भी आपको पता भी होगा कि 6, 8 और 12 भाव कुंडली के अशुभ भाव होते हैं, तीसरा भी क्रूर भाव होता है। अगर यही सबसे अधिक ग्रह त्रिकोण में पड़ गए होते, केंद्र में पड़ गए होते तो बहुत ही अच्छा माना जाता। अशुभ भाव में इनके अधिक ग्रहों की संख्या है। परिश्रम से तो घबराएंगे नहीं, करेंगे, लेकिन उस अनुपात में रिजल्ट आने में तकलीफ होने वाली है।
इसके अलावा अन्य वर्ग कुंडलियों पर चलते हैं और उनमें भी हम इनको बता देते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले सूर्य कुंडली को देख लेते हैं। मान सम्मान जीवन में कैसा पाएंगे? सूर्य कुंडली से मान सम्मान का विचार होता है। सूर्य कुंडली के लगन में ही सूर्य स्वाग्रही होकर के बैठा है, मान सम्मान ठीक ठाक रहेगा। यहाँ पर जो है बुध और शुक्र सूर्य तीनों की युति भी अच्छी मानी जाती है, यानी लग्न में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश भी नीच का नहीं है, मान सम्मान जीवन में अच्छा रहेगा। होरा कुंडली देख लेते हैं। होरा कुंडली ये बताएगी कि आपके जीवन में धन पितरों के आशीर्वाद से आ रहा है कि देवताओं के आशीर्वाद से। इनकी सिंह लगन की होरा है, यानी देवताओं की उपासना से इनके धन की वृद्धि होगी। जिसकी सिंह लगन की हो रहा हो ऐसे व्यक्ति को महीने में एक बार टेम्पल अवश्य जाना चाहिए, मंदिर अवश्य जाते रहना चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर जाएं, कृष्ण भगवान के मंदिर जाएं, माता काली के मंदिर जाएं, मंदिर जाते रहें तो इनके ऊपर पितरों का नहीं बल्कि देवताओं के आशीर्वाद से धनी होने का योग बनेगा। देशकाल कुंडली क्या अच्छी है कि बुरी है, इसको देख लेते हैं। देशकाल कुंडली के तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है। तीसरे भाव का स्वामी बुध है, मित्र सुख के शुक्र के साथ और शुभ ग्रह गुरु के साथ में होकर के परम शुभ हो गया है, तो ये भाव अच्छा है। देशकाल कुंडली के तीसरे भाव में भी सूर्य स्वाग्रही है जो कि लगन में भी था, तो ये इनके परिश्रम का बड़ा अच्छा योग आता है। देशकाल कुंडली भी इनकी ठीक है। यही चंद्रमा नीच का है, मंगल और केतु के साथ फंसा हुआ है, तो इनको जो है चंद्रमा के कारण मेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी, मानसिक कष्ट मिलता रहेगा। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार करते हैं। लगन में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है नीच का, लग्नेश बुध है जो कि यहाँ पर शुक्र और केतु के साथ में मित्रों के साथ में बैठा हुआ है। लग्न पे दृष्टि किसकी है? शुभ ग्रह चंद्रमा की दृष्टि है और क्रूर ग्रह शनि की भी दृष्टि है, तो दृष्टि एक शुभ एक क्रूर होकर के तो बराबर हो गई। ओवरऑल भाग्य का विचार और माता का सुख इस कुंडली से ठीक निकल करके आ रहा है। चतुर्थांश कुंडली में भी इनके प्रॉब्लम्स नहीं हैं। पंचमांश कुंडली देख लेते हैं। विद्या अध्ययन कितना कर सकते हैं, पढ़ने में कितना जो है ये ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, तो इनके लगन में ही सूर्य नीच का होकर के बैठा हुआ है और लग्नेश शुक्र भी यहाँ पर शनि के साथ गुरु के घर में है, यानी लग्नेश तो ठीक है, नीच राशि में नहीं है, शत्रु राशि में है तो थोड़ा सा बुरा है, लेकिन लगन में सूर्य नीच का है तो इन्होंने जो ज्ञान जीवन में अर्जित किया है, जो पढ़ा है, उसका इस्तेमाल इनके जीवन में नहीं हो पा रहा है। खष्ठांश कुंडली में आप अगर देखेंगे, रिपु ज्ञान को देखेंगे तो लगन में ही सूर्य उच्च का होकर के बैठा हुआ है। लग्नेश मंगल है और यह मंगल भी स्वराशि का है, तो इनकी खष्ठांश कुंडली जो है ये भी ठीक ठाक है, इसमें कोई कमी नहीं है। छठे आठवें बारहवें में कोई नीच का ग्रह होता तो परेशानी अवश्य करता, हालांकि चंद्रमा 12वें भाव से छठे भाव को देख रहा है तो इनके ये शत्रुओं को कमज़ोर बनाने का काम करेगा। सूर्य उच्च का है, ये भी शत्रुओं को निपटाएगा या शत्रु बनने ही नहीं देगा। सप्तमांश कुंडली से संतान के जन्म आदि के बारे में विचार होता है, तो लगन इनका मिथुन लगन है, लगन का स्वामी बुध ठीक है, शुभ ग्रह के साथ में शुभ ग्रह की राशि में है और यहाँ पर मंगल जो बैठा है ये भी बिगड़ा हुआ नहीं है। ऊपर से गुरु की दृष्टि लगन पर है और 7, 8, 9 संतान भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। संतान इनकी ठीक ठाक है, संतान में कोई बाधा नहीं है। सप्तमांश कुंडली तब देखते हैं जब किसी का सवाल हो कि संतान होगी कि नहीं, बच्चे होंगे कि नहीं। अगर लगन कुंडली में पंचम भाव या संतान भाव पीड़ित है तब उस चीज़ को और क्लैरिफाई करने के लिए हम सप्तमांश देखते हैं। फिलहाल इनके लगन में भी नहीं पीड़ित है, यहाँ भी पीड़ित नहीं है। आयु विचार की अगर बात करें कि अष्टमांश कुंडली के अनुसार लगन में ही शनि बैठा हुआ है, बड़ा ग्रह है, लंबे गोचर वाला ग्रह है, तो और इस भाव का स्वामी जो सूर्य है वह भी मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो इसलिए इनके आयु में भी कोई समस्याएं नहीं दिखती हैं। हालांकि जीवन में मानसिक समस्याएं चलती रहेंगी चंद्रमा के अष्टम में होने के कारण। नौमांश मैंने बता ही दिया, फिर से बता देता हूँ। नौमांश से जीवन साथी का विचार कर सकते हैं। जीवन साथी भाव में शुक्र स्वामी है, नीच राशि कन्या में बैठा हुआ है और इस भाव पे सूर्य की नीच की दृष्टि है, दाम्पत्य का सुख इनका बिगड़ गया है। नौमांश कुंडली में बुध के घर में एक ग्रह गुरु हो गया
दूसरा ग्रह शुक्र, तीसरा केतु और स्वयं बुध भी नवमांश कुंडली में अपने ही घर में है। ये इंडिकेशन दे रहा कि इनको बुध ग्रह से जुड़ा हुआ काम करना अच्छा रहेगा। आप बुध ग्रह से जुड़ा हुआ काम करेंगे तो जीवन में आपको थोड़ी अधिक ही सफलता मिल जाएगी। बुध ग्रह से जुड़े हुए काम में कमीशन से जुड़ा हुआ काम आ जाता है, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पस से जुड़ा हुआ काम आ जाता है, ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम आ जाता है, प्रिंटिंग वगैरह का आ जाता है, कागज़ और स्टेशनरी का आ जाता है, स्टॉक वगैरह का भी काम आ जाता है, शेयर बाजार शेयर मार्केट वगैरह का भी काम आ जाता है। तो बुध ग्रह से जुड़े हुए कार्यों पर अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप कुछ ज़्यादा ही सफल रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। दशमांश कुंडली में दसम भाव में गुरु बैठा है, शनि बैठा है, राहु बैठा है। लगन का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध है। बुध कहाँ बैठा है? नवम भाव में, मित्र के घर में। लगन में कोई नीच का ग्रह भी नहीं है और दसम भाव में ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं। दशमांश कुंडली ठीक है, यानी ये मेहनत से चूक तो नहीं रहे हैं। दशमांश कुंडली ही इनको थोड़ा सा कामकाज से लाभ दे रही है, अन्यथा लग्न कुंडली में तो दसम भाव में केमद्रुम दोष बना हुआ है। तो वहाँ का केमद्रुम दोष जब हम यहाँ रख के देखते हैं तो हमें पता चलता है लग्न का केमद्रुम दोष जो पूरा सब कुछ बिगाड़ देना चाहता है वो दशमांश कुंडली के कारण बच गया है, सब कुछ जीवन में खत्म नहीं होने दे रहा है। एकादशांश कुंडली से मनोकामना सिद्धि लाभ का विचार होता है। लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है शनि की राशि में और लग्नेश शनि इस कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ है। देखिएगा ध्यान से, इनकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, उसकी पूर्ति में इनको दिक्कत आएगी। अगर इनकी इच्छा है कि हम कुछ बैंक बैलेंस कर लें, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, नहीं हो पाएगा, दिक्कत आएगी। गाड़ी ले लेते हैं, योजना बनाते हैं, दिक्कत आएगी। ऐसे व्यक्ति को कोई योजना नहीं बनानी चाहिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जो भी करना है कर लेना है। अगर ये योजना बनाएंगे, ये ख्वाब देखेंगे कि मुझे ये करना है, तो ये पूरा नहीं होगा। एकादशांश से दिख रहा और इन्होंने बताया भी है कि ये पैसे के बड़े तंगी से गुजरते हैं। 2-3 महीने पैसे का फ्लो ठीक रहेगा, फिर पैसे का फ्लो ख़त्म हो जाएगा। तो जो 2-3 महीने पैसे का फ्लो ठीक रहता है उसको थोड़ा और मेंटेन करिए। 2-3 महीने 4 महीने अगर पैसे का फ्लो ठीक है तो क्या उस समय में आप अननेसेसरी अनावश्यक इच्छाओं पर तो पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं? इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एकादशांश में लग्न बिगड़ा हुआ है, इसलिए इस बात की संभावना बनती है। इसको भी कैसे सुधार सकते हैं ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे। द्वादशांश कुंडली से पिता आदि के सुख का विचार होता है। इसमें लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश इनका बुध है जो कि यहाँ पर नीच का होके बैठा, नीच राशि में। हालांकि सूर्य बलवान हो गया है तो अच्छी बात है। बुध के कारण पिता के सुख और स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ कमी गिरावट रहेगी। खोडशांश कुंडली से वाहन के सुख का विचार होता है, हम इसे भी देख लेते हैं। लगन में ही राहु केतु बैठे हुए हैं और लगन का स्वामी जो गुरु है वह 6ठे भाव में बैठा हुआ है। इसके साथ साथ जो चतुर्थ भाव है उसका स्वामी भी 6ठे भाव, लग्नेश भी 6ठे में है, चतुर्थेश भी 6ठे में है। वाहन का सुख इनको इमाई पर मिलेगा। 6ठा भाव किसका होता है? ऋण का। तो ये कर्ज वगैरह पर वाहन ले सकते हैं। बिना कर्ज के वाहन लेंगे तो इनके लिए वो फलित नहीं होगा, इसलिए कर्ज पर ही इनको वाहन वगैरह लेना चाहिए, तो इनके लिए थोड़ा उचित रहेगा। वाहन का सुख इनको जीवन में मिले, बड़े आराम से मिले, ये इन सारी चीज़ों का योग नहीं है। वाहन का सुख इनको जीवन में मिलेगा। एक बार वाहन लेंगे तो उसे मेंटेन रखें, क्योंकि वही वाहन ज़्यादा दिन तक साथ देगा। बार बार वाहन चेंज कर पाना या फिर जो है हर साल 2 साल में छोटी से बड़ी फिर उससे बड़ी, ऐसी गाड़ियों के योग की संभावना कम है। वाहन का ध्यान रखना है। विषांश कुंडली से धार्मिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। लगन का स्वामी बुध है, मित्र के घर में मन के कारक चंद्रमा के साथ बैठा है। शनि और मंगल की दृष्टि है। उपासना आदि करने में इनको कभी कभी विरोधाभास हो जाता है। कभी कभी इनको लगेगा कि उपासना कर लेते हैं लाभ मिलेगा, फिर सोचेंगे कोई लाभ नहीं मिलेगा, फिर सोचेंगे इनकी उपासना करें कि इनकी करें।
तो क्योंकि ये शनि मंगल दोनों विरोधी ग्रहों की दृष्टि लगन पे पड़ रही है, तो इस ऊहापोह से बाहर आ जाइए और आप भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु के स्वरूप की उपासना कर सकते हैं या काले रंग के देवी देवताओं की उपासना में अपना मन लगाइए, तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं, ये जुड़वा बच्चों के लिए कुंडलियाँ होती हैं। अष्टक वर्ग पर चलते हैं। अष्टक वर्ग की कुंडली में इनके देख लेते हैं क्या क्या, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पर इनका अष्टक वर्ग सारणी सर्वाष्टक सारणी है। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा और समय समय पे आपको मदद मिलेगी ग्रहों के गोचर को समझने में। अष्टक वर्ग में आपका जो शनि है, शनि को मेष राशि में 4 पॉइंट मिले हैं। जहाँ 0 से 3 पॉइंट होता है वो बैड की कैटेगरी में आता है। 0 जो है ये वर्स्ट है, इससे ऊपर गया तो ये वर्ष है, मतलब 0 जो है ये सबसे बुरी स्थिति, 2 है तो थोड़ा ठीक, 3 है तो थोड़ा ठीक, 4 है तो थोड़ा ठीक, 5 है तो और अच्छा, मतलब जहाँ गिनती अधिक है, पॉइंट्स अधिक है वो अच्छा है। शनि 4 मेष राशि में 4 पॉइंट मिला। जब भी शनि का गोचर मेष राशि में होगा तो इनको एवरेज फल देगा। शनि का गोचर वृषभ राशि में एवरेज फल देगा। मिथुन राशि में शनि का गोचर इनको एवरेज फल देगा। कर्क राशि में शनि का गोचर इनको बुरा फल देगा। सिंह राशि में शनि का गोचर ठीक फल देगा। कन्या राशि में खराब देगा, अच्छा बहुत नहीं दे पाएगा। तुला में शनि का खराब रहेगा। वृश्चिक राशि में शनि का गोचर खराब। धनु राशि में शनि का गोचर बहुत खराब। मकर राशि में एवरेज। कुंभ राशि में खराब। मीन राशि में अच्छा फल रहेगा। इसी प्रकार से गुरु जब मेष राशि में गोचर करेगा तो अच्छा देगा, वृषभ में एवरेज देगा। मिथुन राशि में जब गुरु का गोचर रहेगा तो बहुत अच्छा देगा। कर्क राशि में खराब, खराब क्या, ना अच्छा ना बुरा। सिंह राशि में जब रहेगा तो अच्छा ना बुरा। कन्या राशि में जब गुरु गोचर करेगा कभी भी तो इनको बहुत अच्छा परिणाम देगा। तुला राशि में ना अच्छा ना बुरा। वृश्चिक राशि में अच्छा, धनु राशि में अच्छा, मकर राशि में एवरेज, कुंभ राशि में गुड और मीन राशि में एवरेज फल इनको देगा जब भी गुरु गोचर करेगा। मंगल जब मेष राशि में गोचर करेगा बैड इफेक्ट देगा। वृषभ राशि में गुड देगा। मिथुन राशि में वेरी गुड। कर्क राशि में बैड। सिंह राशि में एवरेज। कन्या राशि में बैड। तुला राशि में एवरेज। वृश्चिक राशि में नॉट गुड नॉट बैड। धनु राशि में नॉट गुड नॉट बैड, कुल मिलाकर के बुरा ही फील कराता है। मकर राशि में गोचर जो है 5 पॉइंट्स मिले हैं तो इसको हम गुड मान लेंगे। कुंभ राशि में 1 वेरी बैड। मीन राशि में 2 बैड। तो इस प्रकार से किस राशि में किस ग्रह का गोचर होगा तो कितने पॉइंट्स मिले हैं, इस तरीके से आप जान सकते हैं। आगे देख लेते हैं अगली कुंडली पे सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली देखते हैं और देखते हैं कि इनके जीवन की क्या स्थितियां रहने वाली हैं। सर्वाष्टक वर्ग आपके सम्मुख है। यहाँ पर आप देखिए लगन इनका देखिए, लगन मिथुन लगन का जो कुंडली में लग्न कुंडली में रहता है वही यहाँ भी रहता है। तो मिथुन लगन है, लगन में कितने पॉइंट्स हैं 37। लगन मजबूत है इनका, यानी ये विपरीत परिस्थितियों से लड़ ले जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखना है धन भाव में कितने पॉइंट्स हैं 24, व्यय भाव में कितना है 31, लाभ भाव में कितना है 31। लाभ और व्यय दोनों का बराबर है। पैसा इधर से आया जिस स्पीड से, उधर से उसी स्पीड से निकला। अब दूसरी चीज़ देखिए, ये जो व्यय भाव में पॉइंट्स हैं ये अधिक है कि धन भाव के पॉइंट्स अधिक हैं? व्यय भाव का अधिक है, यानी जो आमदनी रहेगी उससे ज़्यादा ही खर्च की योजना अपने आप तैयार होती रहेगी। होना क्या चाहिए कि व्यय भाव का पॉइंट्स जो है ये लाभ भाव के पॉइंट से कम हो और धन भाव के पॉइंट से कम हो तो ही अच्छा रहता है। यहाँ पे इनका लाभ और हानि बराबर दिख रहा है और बचत जो है ये कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अगर 31 से ज़्यादा बिंदु होते या यहाँ पर 24 से कम बिंदु होता तो अच्छा रहता। परिश्रम वाले भाव में 32 है, मेहनत करने से नहीं चूकेंगे। सुख भाव में 26 है, यानी भौतिक उन्नति, भौतिक भोग विलास, लग्जरी लाइफ में ये भी एवरेज से कम ही रहेगी। एवरेज पॉइंट्स कितने होते हैं 28।
तो 28 से 2 पॉइंट कम है, यानी जो एवरेज भौतिक सुख है उससे भी कम सुख मिलेगा। अगर यहाँ पर पॉइंट्स अधिक होते हैं तो उस भाव का सुख व्यक्ति जीवन में लगातार कंटिन्यू कर पाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए किसी के 34-35 है, तो यह इंडिकेट करता है कि व्यक्ति भौतिक सुख जब एक बार जीवन में पाएगा, जो चीज़ें बनाएगा, फिर वो लाइफ टाइम मेंटेन रहेंगी। स्वास्थ्य और आयु के लिए ये ठीक है। यहाँ संतान भाव में 27 है, एवरेज से 1 कम है। यहाँ पर देखिए लगन में इनके 27 पॉइंट्स हैं और लगन में 37 पॉइंट्स है, तो ये हावी रहेंगे पत्नी के ऊपर। चूँकि इनका केस वगैरह भी चल रहा, अलगाव की स्थिति है, तो यानी इनकी बात मान ली जाएगी। क्योंकि ये 37 है, यहाँ पर 27 है, तो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से डाइवोर्स हो जाएगा। इनकी वाली चलेगी डाइवोर्स के मैटर में। यहाँ 31 है, ये भी आयु को बढ़ाता है। यहाँ 26 होना अच्छी बात है, और अगर यहाँ भी थोड़ा कम होता तो और भी अच्छा हो जाता। भाग्य में देखिए 20 पॉइंट्स हैं, यानी जब साल भर ग्रह राशि बदलते रहते हैं और जो ग्रह इनके भाग्य से होके गुजरेगा वहाँ पर सिर्फ 20 पॉइंट्स हैं। यानी जब भी भाग्य के साथ देने का वक्त आएगा, कोई भी ग्रह भाग्य भाव में आके इनके भाग्य को बढ़ाएगा नहीं। अगर यहीं पर अधिक पॉइंट्स होते, देखिए हर चंद्रमा 2.25 दिन में, मंगल 1, मंगल 45 दिन में, सूर्य 30 दिन में, ऐसे हर ग्रह राशि बदलते रहते हैं ना, तो अलग अलग भावों में जाते हैं। तो ये जो भाग्य भाव होता है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इसमें अधिक बिंदु बन जाएं तो हर महीने जो ग्रह भाग्य भाव से होकर गोचर करेगा, अपने गोचर के दौरान आपके भाग्य को बूस्ट अप करके जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कर्म भाव में भी एवरेज से 3 पॉइंट कम है, और कर्मठी बनी है, और डेडिकेशन कर्म में लेके आने की ज़रूरत आपके कुंडली के अनुसार दिख रही है। अब आ जाते हैं आपके सवालों पर। आपके सवालों का उत्तर देते हैं और फिर उपाय वगैरह जो हमने आपको बताए हैं वो हम आपको प्रयास करेंगे कि हम आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दें। अब इनकी लग्न कुंडली से इनके कुछ सवाल अगर हैं तो उसको भी देख लेते हैं। इनके सवाल हैं, पहला है पैसा टिकता नहीं, कैश फ्लो बिगड़ जाता है, डाइवोर्स होने वाला है, पैर के जोड़ आदि में दर्द है। इस कुंडली में कोई उत्तम राजयोग है नहीं, इसलिए हम आपके धन के लिए कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी धन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कैश फ्लो की दिक्कत बनी रहेगी। कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है इस चंद्रमा के उपाय से। चंद्रमा का 1.25 लाख जब, चंद्रमा के लिए वजन के बराबर चावल का दान, और मंगल केतु का उपाय करने से कुछ हद तक चीज़ें ठीक होंगी। और साथ में बुध शुक्र का स्टोन भी पहनना है, तो कैश का जो फ्लो है वो बिगड़ना कम हो जाएगा। ओवरऑल मिला करके इतना आ जाएगा कि कुछ न कुछ आप सेविंग भी करेंगे और मन में संतुष्टि भी आ जाएगी। डाइवोर्स, ये चीज़ याद रखिएगा सभी विद्यार्थी जन जो देख रहे हैं, सप्तम में वक्री गुरु हमेशा विवाह को बिगाड़ देता है। दूसरा, डाइवोर्स तो हो ही जाएगा। पैर के जोड़ों में जो दर्द की समस्या है तो ये चंद्रमा के जाप से और इन दोनों के जाप और दान से पैर के जोड़ की भी समस्या हल हो जाएगी। अब देख लेते हैं इनका आने वाला समय जो दशा है, क्या उसमें कुछ विशेष परिवर्तन आ सकता है। पहली चीज़ तो 7.5 ही आ गई है, 7.5 साल चलेगी। और इधर जून 2021 से चंद्रमा की महादशा आ गई है, और चंद्रमा केंद्रुम दोष में है, धन भाव का स्वामी है। उपाय आवश्यक है कराना, अन्यथा जो चंद्रमा का केंद्रुम दोष बना है ये आपको पीड़ित कर देगा। और जो मैंने एक बार आपको बताया कि पेट और आंतों से संबंधित जो है परेशानी आ सकती है, तो उसके लिए मंगल की, चंद्रमा के बाद 2031 में मंगल की दशा आएगी। 2031 से कुछ पेट और आंतों में भी दिक्कत आ सकती है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। यानी आने वाली दशाएं भी कोई बहुत फेवर लेने वाली दशाएं नहीं हैं। मंगल की दशा तो और भी बुरी जा सकती है, बल्कि चंद्रमा की अभी ठीक है। चंद्रमा के लिए उपाय करते हुए आपको चलना है।